वेलकम फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस। दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुजोन प्लस में। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यानी कि एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5, जिसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे और एपी को सीखेंगे और कैसे उसका जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन एपी में दिया गया है उसको कैसे बनाएंगे, कैसे उसको सोल्व करना सीखेंगे, कैसे उसको माने कैसे आसानी तरीका से हम आपको बताएंगे, जिससे कि आप एक एक प्रकार का क्वेश्चन, उसको हर टाइप का क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस चैप्टर के रूप में जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि जो 10वीं क्लास का जो मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में एपी, और उसको बड़े भाषा में यदि पूरे एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊं तो उसको कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है? जैसे दोस्तों समांतर श्रेणी का सबसे पहले आपको परिभाषा समझना चाहिए। समांतर श्रेणी होता क्या है? समांतर श्रेणी का मतलब आप सिंपल रूप से समझिए कि संसार में जितने भी चीज है उसकी एक अलग पैटर्न है, सभी चीज एक दूसरे से अरेंज होकर सजा हुआ है। उसी प्रकार से जब कोई भी संख्या या संख्या कोई माने कि एक पैटर्न में, यानी कि एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक पैटर्न में जब आगे की ओर बढ़ता है तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं या सीक्वेंस कहते हैं। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस दो टर्म्स है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि संख्या को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में एक पैटर्न के आधार पर बढ़ना। पैटर्न के आधार पर जैसे आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको पैटर्न को हम देखते हैं, ये पैटर्न में 2, 4, 6, 8, 10, 12, डैश डैश 10, यानी कि इस प्रकार से इसमें जो संख्या है लगातार एक पैटर्न के रूप में बढ़ रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे 2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखेंगे 2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर देखेंगे 2 की वृद्धि हो रही है। तो जब संख्या में एक डेफिनेट पैटर्न हो, यानी कि संख्या बढ़ते रूप में हो या घटते रूप में हो, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, उसका एक डेफिनेट पैटर्न हो, तो उसको हम लोग मुख्य रूप से प्रोग्रेशन कहते हैं। उसी संख्या को सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं एपी का। एपी का मतलब क्या होता है? तो एपी में जब आपको समझना होगा तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यदि संख्या का पैटर्न, यानी कि जब संख्या एक पैटर्न में अरेंज है, यदि असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन उस संख्या में आपको यह ध्यान रखना है कि जो संख्या आप एक डेफिनेट डिफरेंस में इंक्रीज कर रहा है, एक निश्चित नंबर में इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे संख्या के पैटर्न को हम लोग एपी में कहते हैं। फिर से समझिए दोस्तों, यानी कि जो एपी है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये संख्या का अरेंजमेंट है, संख्या का एक ये पैटर्न्स है, अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न्स है, जिसमें नंबर एक डेफिनेट रेशियो में, एक डेफिनेट डिफरेंस में आगे की ओर बढ़ता है या एक डिफरेंस में घटता है। जैसे डिफरेंस का मतलब कि जब मान लीजिए कोई एक प्रोग्रेशन है, जैसे यह संख्या है तो इसके कोई टर्म्स, इसके पहले वाला टर्म्स, या इसका कोई टर्म्स, इसके पहले वाला टर्म्स, इसका कोई भी टर्म्स और इसके पहले वाला टर्म्स, इसका कोई भी टर्म्स, इसके पहले वाला टर्म्स, इसका कोई भी टर्म्स, इसके पहले वाला टर्म्स का डिफरेंस जब हमेशा सेम हो, तो ऐसे सीरीज को, ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग एपी कहते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि जब कोई संख्या एक पैटर्न में लिखा हो और उसके कोई भी टर्म ले लीजिए और उसके पहले वाला टर्म, कोई भी टर्म ले लीजिए उसके पहले वाला टर्म, कोई भी टर्म ले लीजिए उसके पहले वाला टर्म, जब इसका डिफरेंस यानी हमेशा बराबर आए, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। तो एपी का मतलब समझ में आ गया होगा हमें लगता है कि एपी का मतलब आपको सामान्य रूप से यह समझना है कि कोई भी संख्या होगा और उसके पहले वाला संख्या, कोई भी संख्या है उसके पहले वाला संख्या को हमेशा जब भी माइनस करेंगे, आप डिफरेंस निकालेंगे, तो जब बराबर हमेशा आए तो ऐसे संख्या के पैटर्न को ही आप एपी कहेंगे। एपी को दो भागों में बांटा गया है। एपी का मतलब कि संख्याओं का ऐसा पैटर्न जिसमें कोई भी पद और उसके पहले वाला पद, कोई भी पद और उसके पहले वाला पद का अंतर जब समान हो, तो ऐसे पैटर्न ऑफ डिजिट को, पैटर्न ऑफ नंबर को क्या कहते हैं? हम लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात कि कैसे हम पहचान करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसमें यह करना होगा कि इसकी पहचान करना होगा कि नंबर एपी में, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि वो एपी में कोई सीक्वेंस है या नहीं, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो किसी भी नंबर को एपी में है या नहीं है, उसकी पहचान करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि सपोज कीजिए कि कोई पैटर्न आपको दिया हुआ है, इसे पैटर्न ऑफ सीरीज ऐसे दे दिया है, उसको पहचान करना है ये कि एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है। तो इसकी पहचान करने के लिए ये कोई भी एक नंबर को लीजिए, उसके पहले वाला नंबर को लीजिए। ये नंबर मान लीजिए यहाँ पर, ये नंबर यहाँ पर 8 है, ये नंबर यहाँ पर 6 है, घटाएंगे कितना आएगा? 2। फिर उसी प्रकार से मान लीजिए ये नंबर ले लेते हैं और उसके पहले वाला नंबर, तो इस केस में हमेशा यदि ये नंबर लेते हैं आप, इसके पहले वाला नंबर लेते हैं ये,
दोनों केस में क्या हो जाएगा, ये भी आएगा 2। तो जब भी आप इस पैटर्न में कोई भी नंबर और उसके पहले वाला नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, आपका समान। देखिए जैसे मैं बताया आपको कि 10 में से आप 8 में से 6 को माइनस किए तब पर भी 2, 10 में से ये 2 8 को माइनस करेंगे तब पर भी 2 आएगा, 12 में से 10 को माइनस करेंगे तब पर भी 2 आएगा। तो जब एक समान डिफरेंस में यानी कि समान अंतर में जब कोई संख्या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो ऐसे पैटर्न ऑफ नंबर को, ऐसे नंबर के पैटर्न को क्या कहते हैं हम लोग, एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम लोग दो पार्टों में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी और फाइनाइट एपी। फाइनाइट का मतलब कि जब एपी में संख्या हो, यानी कि जब संख्या का पैटर्न एपी में है और एपी में होने के बाद उसमें नंबर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जो पदों की संख्या है यदि वो काउंटेबल हो, यदि पदों की संख्या को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ऐसे सीरीज को, ऐसे एपी को हम लोग फाइनाइट एपी कहते हैं। यानी कि मान लीजिए किसी एपी है और एपी में जितने भी पद हैं उस सभी पद को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो ऐसे एपी को क्या कहते हैं हम लोग, एपी माने कि फाइनाइट एपी कहते हैं। लेकिन जब कोई संख्या का पैटर्न एपी में तो है लेकिन उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल हो, नॉन काउंटेबल हो, तो ऐसे पैटर्न ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट एपी कहते हैं। तो समझ में आ गया कि फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी क्या होता है। तो एपी को पैटर्न पहचान करने के लिए जैसे इसको देखिए आप, इसमें अनंत तक गया हुआ है, इनफाइनाइट तक गया हुआ है, तो ये हमारा इनफाइनाइट एपी है। एपी है कि नहीं है पहचान कैसे करेंगे हम, तो ये नंबर को देखेंगे 3, बाद वाला नंबर क्या है 2, तो मान लीजिए इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 5 माइनस 3, ये हमेशा क्या होगा 2 आ गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई नंबर आप ये ले लिए, जैसे डी, दूसरा केस में डी निकालते हैं तो मान लीजिए नंबर हम ले लिए 9, इसके पहले वाला नंबर कितना है 7, 9 में से 7 घटाएंगे 2। यानी कि किसी भी स्थिति में जब आप कोई भी टर्म लेते हैं और उसके पहले वाला टर्म लेते हैं, कोई भी टर्म ले लीजिए और उसके पहले वाला टर्म लीजिए, उस दोनों को माइनस करने पर जब हमेशा सेम आए, एक ही नंबर आए, एक ही प्रकार के अंक आए, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो पैटर्न नंबर का जो अरेंज्ड है, जो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ऐसे पैटर्न ऑफ नंबर को हम लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो एपी में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो इसको क्वेश्चन करने के लिए पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि इसका क्वेश्चन किस किस प्रकार के क्वेश्चन इसको बन सकता है, यानी कि एपी में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। तो सबसे पहले आपको एपी को पढ़ने के पहले सबसे पहले पढ़ना होगा कि एपी का परिभाषा, डिफिनीशन क्या है। तो एपी का मतलब कि एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है, पैटर्न्स ऑफ नंबर है, जिसमें किसी भी नंबर और उसके पहले वाला नंबर, कोई भी नंबर और उसके पहले वाला नंबर का जब डिफरेंस बराबर हो तो ऐसे पैटर्न ऑफ नंबर को हम लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसके दो पार्टों में क्लासिफाइड कर सकते हैं आप, एक होता है फाइनाइट एपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका पैटर्न जैसे आप देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 या 5, 10 जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इसका दूसरा टर्म्स आप लिख सकते हैं पैटर्न 5, 10, 15, 20, 20 के बाद लिख सकते हैं 25, 30 डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी हमारा एपी में है। कैसे, तो ये नंबर के देखिए, ये दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, फिर ये 5 का डिफरेंस है, जब 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से थर्ड में देख सकते हैं 7, 15, 23, 31 डॉट, तो इसमें देखिए 8 का डिफरेंस है, इसमें भी 8 का डिफरेंस है, इसमें भी 8 का डिफरेंस है। तो जब नंबर एक समान डिफरेंस से आगे की ओर बढ़े तो ऐसे नंबर की पहचान हम लोग एपी कहते हैं। एपी पहचानने का तरीका क्या है कि नंबर का डिफरेंस निकालिए, इसमें से इसको माइनस कीजिए, फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब ये माइनस यानी कि डिफरेंस हमेशा आपको एक जैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एपी में है, यानी कि जो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ नंबर जो है ये क्या चीज में है, एपी में है। जैसे इसको आप मैथमेटिक्स अलजेब्रिक रूप में यदि आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे इसका जो एपी का जो जनरल फॉर्म होता है,
जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जो सामान्य रूप होगा, एपी का सामान्य रूप ये इस प्रकार से हो सकता है। जैसे ए कोई टर्म्स है, इसमें जो आपने डिफरेंस निकाला तो इस जब फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को जोड़ दीजिए तो इसका ए प्लस डी हो सकता है। तो एक पहला टर्म ये होगा, पहले टर्म में जब डिफरेंस को जोड़ेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म निकालना है तो सेकेंड टर्म में फिर डिफरेंस को जोड़ दीजिए तो ये 2d हो जाएगा। फिर इसमें क्या कीजिए, फिर डिफरेंस को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका a प्लस 3d। उसी प्रकार से इसमें भी फिर क्या कीजिए, फिर डिफरेंस को जोड़ दीजिए तो a प्लस 4d। फिर इसमें क्या कीजिए आप कि इसमें भी आप फिर से डिफरेंस को जोड़ दीजिए तो a प्लस में 5d। फिर इसमें भी क्या कीजिए, आप फिर से डिफरेंस को जोड़ दीजिए तो a प्लस में 6d। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी कि इसका सीक्वेंस इस प्रकार से बढ़ सकता है। यानी कि एपी को यदि निकालना हो तो कोई टर्म्स आपको मान लीजिए मालूम है, अब मैं कह दिया कि इतना डिफरेंस, सपोज कीजिए कि कोई एग्जांपल के तौर पर जैसे कोई नंबर है 2 और मैं कह रहा हूं कि 2 के डिफरेंस से बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ये है और ये 3 के डिफरेंस से बढ़ रहा है, यानी कि डिफरेंस 3 के बढ़ रहा है। कोई नंबर माने कोई नंबर 2 है और ये 3 का डिफरेंस से बढ़ रहा है, कितने के, 3 से डिफरेंस से। तो एपी कैसे लिखेंगे इसका, तो नंबर तो 1 2 है, यानी कि ये फर्स्ट नंबर है, ये 3 के डिफरेंस से बढ़ रहा है तो इसमें 3 जोड़िए तो 5, फिर इसमें भी 3 जोड़िए तो 8, फिर इसमें भी 3 जोड़िए 11, फिर इसमें भी 3 जोड़िए 14, फिर इसमें भी 3 जोड़िए 17, फिर इसमें भी 3 जोड़िए 20, इसमें भी 3 जोड़िए 23। इस प्रकार से जो ये सीरीज बनेगा यही हमारा एपी है। एपी के बारे में आपको एकदम सिंपली आपको समझना है तो सिंपली रूप से सबसे पहले यदि कोई नंबर कितना पैटर्न से, कितना डिफरेंस से इंक्रीज कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। यदि कोई नंबर है, जैसे एग्जांपल दूसरा देख सकते हैं कि कोई नंबर मान लीजिए 5 है, ये 7 के डिफरेंस से बढ़ रहा है, यानी कि ये नंबर जो है, ये नंबर यहाँ पर 3 के डिफरेंस से बढ़ रहा था, ये नंबर यहाँ पर 7 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। तो इसमें एपी कैसा होगा, तो पहला नंबर तो 5 है और यही 5 नंबर जो है 7 के डिफरेंस से बढ़ रहा है, तो ये 7, तो 7 5 क्या करेंगे आप 12, 12 फिर 7 जोड़ दीजिए 19, 19 को 7 जोड़िए 26, 26 को 7 जोड़ दीजिए आप 26 और 7 आप 26 7 ये 33, 33 को 7 जोड़ दीजिए 40। इस प्रकार से ये आपका एपी प्राप्त होगा। तो एपी निकालने का सिंपल तरीका है कि जो आपका फर्स्ट टर्म कितना डिफरेंस है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में उसके डिफरेंस को आप ऐड करते चलेंगे तो इस प्रकार से आप एपी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एपी का जो फॉर्मेट होगा, आपका एपी का फॉर्म होगा, ये इस प्रकार से आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि एपी हम लोग लिखेंगे कैसे। तो देखिए कोई भी टर्म्स है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें कुछ फॉर्मूला आपको बनाना है। जैसे फॉर्मूला क्या बनाना है, सपोज कीजिए कि मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म, मान लीजिए फर्स्ट टर्म हमारा ए है, प्रथम पद, ये प्रथम पद को, फर्स्ट टर्म को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं हिंदी में, तो प्रथम पद को मान लीजिए आप ए मान लिए। कॉमन डिफरेंस इसको डी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन मतलब सब में ये समान ही आएगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपका डी हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं सर्वांतर, ये सर्वांतर है या पदांतर भी कह सकते हैं इसको, आप पदांतर भी कह सकते हैं, पद का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, ये अपना डी है। यानी कि फर्स्ट टर्म ए है और डिफरेंस आपका डी है। इसके आप फॉर्मूला के रूप में मान लीजिए आपका फर्स्ट टर्म आपका तो ए है, उसी प्रकार से मैं बताया जैसे कि ऊपर वाला फॉर्मेट में कि आपको सेकेंड टर्म लिखना है तो पहले टर्म में ये डिफरेंस को जोड़ना पड़ेगा, तो सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा ए प्लस में डी। उसी प्रकार से मान लीजिए आप थर्ड टर्म लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ए प्लस में थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो इसमें सेकेंड टर्म में फिर से डी जोड़िएगा, तो सेकेंड टर्म आपका ये है, इसमें फिर से डी जोड़ दीजिए, यानी कि ए प्लस में 2d आएगा। और a प्लस 2d को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स मान लीजिए कि 3a, जैसे मान लीजिए थर्ड टर्म हमें लिखना है तो तीसरे पद को a प्लस हमने 2d लिखा, तो कैसे लिखा, तो सेकेंड टर्म वाले में फिर से डी जोड़ दिया। जैसे मैं बताया था यहाँ पर कि पहला पद ऐसी है, दूसरा पद इसको निकालना है तो पहले पद में डी जोड़ दीजिए, तीसरा पद निकालना है तो दूसरे पद में डी जोड़ दीजिए, यानी कि पदांतर को जोड़ दीजिए।
तीसरा पद निकालना है, चौथा पद, तीसरे पद में डी जोड़ दीजिए। उसी प्रकार से फर्स्ट टर्म तो आपका ए है, सेकेंड टर्म आपको निकालना है तो फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, डी जोड़ देंगे। थर्ड टर्म निकालना है तो क्या करेंगे आप कि सेकेंड टर्म में डी जोड़ेंगे, तो सेकेंड टर्म आपका ए प्लस डी, आप फिर से डी जोड़िए तो क्या आ जाएगा ए प्लस 2d। अब a प्लस 2d हो गया तो a प्लस 2d को हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1, मतलब 2 का मतलब 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2d को क्या लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों कि मैं चाहता हूं कि इसको an लिखना, जिस प्रकार से a3 लिखने के लिए हमने क्या लिखा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, उसी प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस, यहाँ था 3 माइनस 1 तो यहाँ पर लिख देंगे n माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है, यही हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है, यानी कि एन निकालने का। तो ए एन यानी कि nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी का एनवा पद, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। एपी का एनवा पद का लिए इस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि अब एपी का आप एन निकालते हैं तो एपी के एन निकालने के लिए आपको कम से कम 3 चीज तो मालूम होना चाहिए। पहला पद मालूम होना चाहिए, पदों की संख्या मालूम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मालूम होना चाहिए, और डिफरेंस मालूम होना चाहिए, कितना डिफरेंस से नंबर बढ़ रहा है। यानी कि मैं फिर से कहता हूं कि इसमें क्वेश्चन कई प्रकार के बन सकते हैं। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा या बुक्स जब सोल्व करेंगे, जब बुक के क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन कैसा हो सकता है, सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि पहला क्वेश्चन होगा आपको पहचान करना है, कोई एक सीरीज दे देगा, कोई एक पैटर्न दे देगा और कहेगा कि इसमें पहचान कीजिए कि एपी में है कि नहीं है। तो मैं बताया जैसा कि एपी में पहचान करने के लिए आपको क्या करना है, तो सिंपली आपको देखना है कि कोई पैटर्न, इस प्रकार के पैटर्न का नंबर दे दिया और आपसे पूछ रहा है इसको पहचान करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है या नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे, देखिए यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 3, यानी कि इसमें से इसको घटाइए 3, फिर इसमें से इसको घटाइए 3, ए भी इसमें से इसको घटाइए ए भी 3, इसमें से इसको घटाइए ए भी यहाँ पर 3। देखिए जब समान अंतर में नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये एपी में है। तो एपी में पहचान करने के लिए घटाना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पहले वाला टर्म और बाद कोई भी टर्म उसके पहले वाला टर्म दोनों को डिफरेंस निकालने पर यदि बराबर आ रहा है तो आप पहचान लिए एपी। तो पहला क्वेश्चन आपको पहचान करना आएगा। दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तब एक टर्म दे दिया रहेगा, डिफरेंस दे सकता है, पूछेगा इसका 20वां पद कैसा होगा, 30वां पद कैसा होगा। तो इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि 20वां पद निकाले तो उसको वो समझ में नहीं पाता है कि वो एन का वैल्यू है कि एन का वैल्यू है। उसमें यह समझ में नहीं उसको आ पा रहा है, क्योंकि जैसे मैं बताया आपको कि एन निकालना है तो आपको फर्स्ट टर्म आना चाहिए, एन आना चाहिए, डी आना चाहिए। तो उसमें बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि कहेगा 20वां पद निकाले तो वो समझ लेता है कि 20वां पद मतलब एन का वैल्यू दिया। नहीं, जितना टर्म्स कहेगा ना, nth टर्म, 20th टर्म, 13th टर्म, 14th टर्म, तो वो आपका n का वैल्यू है। 14th टर्म का निकालने के लिए डेट मीन्स वो n का वैल्यू है, आपको फर्स्ट टर्म और d वहां पर दिया होगा और उसको तरह से निकालना पड़ेगा आपको उसमा पद, यानी कि जब इसे 20वां पद कह दिया तो 20th टर्म आपको निकालना पड़ेगा। कैसे, तो इस फॉर्मूला को लगाकर, यानी कि आपको निकालने के लिए मान लीजिए कोई भी टर्म, जैसे कोई एपी का पैटर्न दे दिया है और उसमें पूछ रहा है कि 40वां टर्म निकाले, 50वां टर्म निकाले, तो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताता हूं, पहले इसको आप नोट कर ले। जैसे इस पर क्वेश्चन कैसा हो सकता है, जैसे इस फॉर्मूला पर आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, पहले इस पर मैं आपको क्वेश्चन कुछ कराने का कोशिश करता हूं। जैसे कोई एपी दे देगा, जैसे टाइप 1 का क्वेश्चन इस पर कैसे हो सकता है, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे बुक्स में, मैं खाली आपको पैटर्न बता देता हूं क्वेश्चन के, क्वेश्चन किस किस प्रकार के आ सकते हैं। जैसा मैं बताता हूं आपको, मैं वादा करता हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर को देखकर यदि 2-3 क्वेश्चन, यदि जिस पैटर्न को आप समझ लेते हैं, मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसको 1-2 क्वेश्चन उस पैटर्न पर कर लेते हैं, तो बुक्स में जितने भी एनसीईआरटी बुक है या जितने भी राइटर्स की बुक है, आर डी शर्मा का बुक है या आर एस अग्रवाल का बुक है, किसी भी बुक का यदि क्वेश्चन होगा तो आपसे 100% होगा, ये गारंटी मैं देता हूं, 100% की गारंटी है। तो कैसे करेंगे आप, तो टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे 2, 5, 8, 11, 14,
17, 20 डैट 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 मैंने डॉट 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 मान लीजिए इस प्रकार से ये रहेगा और कहेगा कि 40वां पद ज्ञात करें, यानी कि 14th टर्म फाइंड करने के लिए कहेगा। फाइंड 14 टर्म तक बढ़ रहा है। देखिए फर्स्ट टर्म आपका कितना है 2, सेकेंड टर्म कितना है 5, थर्ड टर्म कितना है 8, फोर्थ ये, और इसी पैटर्न पर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको 14th टर्म निकालना है। इसमें कहेगा फाइंड 14th टर्म, कह दिया फाइंड, ये मान लीजिए नहीं लिखा, ऐसे करके बढ़ रहा है और यहां पर क्वेश्चन में लिख देता है कि फाइंड 40 यानी कि वा पद ज्ञात करे, ऐसा क्वेश्चन हिंदी में रहेगा ज्ञात करे, इंग्लिश में रहेगा फाइंड 14 टर्म मान लीजिए टर्म्स, 14 टर्म्स निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या है, ये एपी में है या नहीं, पहले पहचान कर लेते हैं। देखिए यहां पर कितना बढ़ रहा है 3, यहां भी कितना बढ़ रहा है 3, यहां भी कितना बढ़ रहा है 3, यहां भी कितना बढ़ रहा है 3। इसका मतलब ये हमेशा 3 पर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एपी में है। तो एपी में तो पहचान हो गया, अब हमें निकलना है 14th टर्म। तो ये आप मत समझ लीजिएगा कि ये एन माने एन का वैल्यू दिया, ऐसा नहीं है, ये एन का वैल्यू नहीं है, ये एन का वैल्यू है, यानी कि एन का वैल्यू है, ये एन का, एन जो है से 40 है। क्यों? क्योंकि 40वां पद हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो 40वां पद माने क्या हो गया, एन का वैल्यू। तो आपको इस सीरीज में पहला टर्म्स कितना होना चाहिए, तो आपके अनुसार पहला टर्म जो होना चाहिए ये ए होना चाहिए, कि पहले तो यही शुरू से यही हो रहा है, तो जो शुरू वाला पद होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। तो ए हमारा कितना हो गया, ए का वैल्यू हो गया 2। फिर मैं बताया कि आपको यहाँ पर डी निकालना पड़ेगा। तो डी के बारे में मैं क्या बताया था, मैं इस पर फिर लिख देता हूँ कि डी जब आपको निकालना होगा तो सेकेंड टर्म में आप डी जो निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म्स में से उसके पहले वाला टर्म घटा लीजिए। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ए एन में से कोई भी पद और उसके पहले वाले पद को डिफरेंस कीजिएगा तो आपको ए निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। अब इसमें डी निकालना आपको है, तो डी निकालने के लिए मान लीजिए ये पद मान लेते हैं, तो ये पद हमारा हो गया 5, इसके पहले वाला पद कितना हो गया 2, माइनस कीजिए कितना 3, कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे ये पद मान लीजिए 11, इसके पहले वाला कितना है 8, 11 में से 8 गया तब पर भी 3। मान लीजिए कि ये पद कितना है 4, इसके पहले वाला पद कितना है 11, तक 14 में से 11 गया तब पर भी 3। ये आपको डी निकालने का है। तो पहले आपको ए सीरीज में दिया हुआ है, डी आप निकाल लिए, और यहाँ पर जो ये दिया है ये एन का वैल्यू है, किसका, एन का। तो एन का वैल्यू कितना हो गया 40। अब आपको निकालना है 40वां पद, डेट मीन्स आपको निकालना ए एन, यही हो गया आपका 40वां पद, ये हो गया 40वां पद। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला में आपको बताया था भी कि ए एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। अब पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आपका यहाँ पर, ए का वैल्यू कितना है 2, एन का वैल्यू कितना हो गया 40 माइनस में 1 इंटू में डी, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपने निकाला यहाँ पर 3। अब देखिए 2 प्लस में 40 में से 1 गया, 40 में से 1 माइनस कीजिए तो 39 यानी कि 39 आएगा, इंटू में 3 कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना होगा, 2 प्लस में 39 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 × 27 के 7 हासिल 2, 3 × 9 2 11। अब इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 119, यानी कि आपका जिस प्रकार से मान लीजिए पहला पद 2, दूसरा 5, तीसरा 8, उसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो 40 नंबर पर जब आइएगा, जैसे 1 नंबर पर ये है, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये, 5 नंबर पर ये, 6 नंबर पर ये, 7 नंबर पर ये, उसी प्रकार से जब आप 40वां नंबर पर आएंगे तो 40 नंबर पर आपका कितना पद होगा 119 होगा, यानी 40 वाला नंबर पर कितना हो जाएगा, ये वाला पद होगा। तो एक क्वेश्चन टाइप 1 में आपको ऐसे सीरीज दे सकता है, ऐसे पैटर्न दे सकता है, और उसमें से 20वां पद यानी कि n का मान 20 हो जाएगा, 30वां पद तो n का मान 30 हो जाएगा, 14th टर्म n का मान 40 हो जाएगा, 15th टर्म तो n का मान 15 हो जाएगा, 60th टर्म तो n का मान 60 हो जाएगा, और उसमें an निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको an निकालने के लिए पूछा जा सकता है। फिर इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन ऐसे दे देगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, टाइप नंबर 2, ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, टाइप नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी
हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन एपी, यानी कि इस एपी में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं। तो टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुल कितने पद हैं। तो आप समझ गए, कुल कितने पद हैं, कुल कह रहा है यानी कि n कह रहा है निकालने के लिए, कुल कितने पद हैं। तो कैसे एपी देगा, तो ऐसे क्वेश्चन दे सकता है 3, 6, 9, 12 डॉट 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 लास्ट वाला दे दिया, जैसे मान लीजिए 243, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने पद हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन में मैं बताया था आपको कि इसमें 14th टर्म निकालना है, तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसी प्रकार से 40वां पर ये वाला आएगा, यानी कि 40वां नंबर पर आएगा, यानी कि 40 नंबर पर कितना आएगा 119 आएगा। लेकिन इसमें अलग दिया क्वेश्चन, देखो पहला तो दे दिया है, दूसरा भी दे दिया, तीसरा भी दे दिया है, चौथा भी दे दिया है, और अंत में कितना दे दिया है 243, यानी कि ये आपका an का वैल्यू है। क्या है ये an का वैल्यू है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि n है कि n है। ये जो पद दिया है ये क्या है an है, लास्ट वाला टर्म्स है। तो में फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका a का वैल्यू हो गया, a का वैल्यू हो गया यहाँ पर 3, और यहाँ भी d निकालना पड़ेगा। तो d कैसे निकालेंगे आप, तो कोई भी टर्म में से पहले वाला टर्म को माइनस कीजिए, तो 6 में से 3 माइनस कर दिए, कितना आ गया ये 3 आ गया। फिर आपको सबसे लास्ट वाला टर्म कितना दिया है ये 243 दिया है। इट मींस an का वैल्यू कितना दिया है 243, और निकालना क्या है n निकालना है। पूछ रहा है कितना टर्म्स होगा, जैसे इसमें 1 2 3 4 40 गो टर्म्स था, उसी प्रकार से उसमें कितना टर्म्स होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, जो मैं फॉर्मूला लिखाया हूं उसमें से कोई एक का मान निकालना है, तो उसमें से 3 का वैल्यू पता होना चाहिए कम से कम। इसमें भी देखो 3 का वैल्यू पता है, एक निकल जाएगा n। कैसे निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला, जैसे आपको एक फॉर्मूला बताया था n इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, इसी पर बना दीजिए आप। अब देखिए मैं यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर an आपको वैल्यू मालूम है, n का वैल्यू कितना है 243, an का मतलब पुट कर दिया हमने 243 इक्वल टू दिया है a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 प्लस n तो मालूम है नहीं, यही तो निकालना है हमें, तो n को ऐसे ही छोड़ देंगे अपॉन d, ऐसे हो गया। अब देखिए 243 ये प्लस में है, ये इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 1, d का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को मालूम है, d का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 पुट कर दिया। अब देखो ये दोनों को माइनस करोगे तो 243 में से 3 माइनस कर दो तो 240 आ जाएगा, कितना आएगा 240। अब यहाँ पर n माइनस 1 इंटू में 3, अब यहाँ पर फिर से कर सकते हो 243। देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये 1n माइनस 1 इंटू में 3 है, यानी कि इंटू जब होगा तो इक्वेशन में इधर यदि मल्टीप्लाई में होता है तो इधर आकर क्या हो जाता है डिवाइड में हो जाएगा, और ये क्या बच गया n माइनस 1, यानी कि हम ऐसे ब्रैकेट हटा सकते हैं n माइनस 1। अब इसको काट सकते हैं आप तो 80, यानी कि 80 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, या तो आप ये पूरे को इधर ले आओ और ये वाला पूरे को उधर ले जाओ, यानी कि आप पूरे सिस्टम को इधर ले आते हो, ये पूरे सिस्टम को इधर ले जाते हो, तो ऐसे परिस्थिति में साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे लेकिन लाना होगा, एक एक करके नहीं पूरे लाना होगा। ये पूरे को इधर ले आओ और ये पूरे को उधर ले जाओ। अब ऐसे केस में n निकालना है तो आ जाएगा 80, माइनस में है प्लस में 1, इसीलिए n का मान कितना हो जाएगा 81, यानी कि इसमें 40वां पद कितना था 119, और इसमें जब लास्ट वाला पद 243 दिया है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 81। तो इस प्रकार से 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे, लेकिन इसमें 2 टाइप नहीं और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसमें हमने पहला क्वेश्चन में क्या देखा कि n निकाला, दूसरा क्वेश्चन में क्या देखा हमने n निकाला। क्वेश्चन इसमें a भी निकालने के लिए पूछ सकता है आपसे, n का वैल्यू ऐसे सीरीज दे देगा, n का वैल्यू उसमें हो गया, उसमें d का वैल्यू हो गया, a का हो गया, तो n निकाल सकते हैं।
उसी प्रकार से एन का वैल्यू दे देगा, ए दे देगा, एन दे देगा, डी पूछ सकता है आपसे। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एन दे देगा, एन दे देगा, डी दे देगा और ए का वैल्यू पूछ सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपको हर क्वेश्चन के बारे में, हर पैटर्न के बारे में आपको एपी की अगली सीरीज में, जो नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा उसमें बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को देखें, अपने इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, ताकि इसका जो ज्ञान है, इसका नॉलेज है, आपके दोस्तों के बीच में भी फैले और इस तरह से हमारे वीडियो को देखते रहें और अधिक से अधिक मैथमेटिक्स का ज्ञान लेते रहें और आनंद से पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।